हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टेनो ट्यूबर्स में। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी पेपर को एनालाइज करके आने वाले क्वेश्चन पेपर का आइडिया लगाया जाता है। जैसे कि मेरी हेडिंग आप पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे एनालाइज करें कि आने वाले क्वेश्चन का आइडिया लगाया जा सके। ये मेरी थंबनेल भी है एंड इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हाउ टू डू इट, जैसे इसको कैसे करना है। सेकंड पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बताऊंगी, तो वो आपकी हेल्प करेंगे एनालाइज करने में। थर्ड है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपना टाइम बहुत ही अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा हर एक टॉपिक के पीछे, कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, वीक को ज़्यादा देना है, स्ट्रॉन्ग को कम देना है। अप्रोच टूवर्ड्स क्वेश्चन पेपर्स, कि आपका अप्रोच जब आप किसी भी पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपकी जो अप्रोच है वो चेंज होगी हर क्वेश्चन को लेकर। ठीक है। फिर हमारा है कॉमन मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स। जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लगातार वही मिस्टेक्स करा करते हैं, रिपीट किया करते हैं, लेकिन वो उनको सुधारने की कोशिश नहीं करते। फिर है टॉपर्स कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे कि देखिए, एक नॉर्मल बच्चे में और एक टॉपर में यही फ़र्क होता है कि उनके काम करने का तरीका काफ़ी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नॉर्मल बच्चा नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि मेहनत टॉपर नहीं करता है या टॉपर कोई शॉर्टकट अपनाता है, नहीं। इसीलिए आज मैं आपको ऑल इन वन यानी कि सब कुछ बताऊंगी एनालाइज करने को लेकर। चलते हैं। जस्ट टू शो यू आई एम डूइंग अ डिटेल एनालिसिस ऑफ माई क्वेश्चन पेपर। ये मेरा क्वेश्चन पेपर था एसएससी स्टेनो 2018 6 फेब 2019 को जो हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर था। आप चाहें तो क्यू मैथ से पीडीएफ इसकी लोड कर सकते हैं एंड चाहे तो आपको एमबी में ये मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इंग्लिश सेक्शन को एनालाइज किया है ताकि आपको एक एग्जांपल दे सकूं। तो आइए चलते हैं। देखिए, अ गोल विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड स्ट्रैटेजी इज़ नथिंग मोर देन अ ड्रीम। ये सुना तो आपने बहुत बार होगा, पर कभी इस पर विचार नहीं किया होगा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि बिना स्ट्रैटेजी के अगर हम कोई गोल पाना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हम सपनों में पा सकते हैं, हकीकत में नहीं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि किसी भी काम को करने के पीछे एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लान होता है, जो उसे जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ही वो उस वे में काम कर पाता है। ठीक है। जैसे आप पढ़ने बैठ गए, आपको ये नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या है या कौन सा टॉपिक कवर करना है, तो आप एक दिन आपने एमबी के 3 सेट सॉल्व कर लिए, फिर नेक्स्ट डे आपने एक भी नहीं किए, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन आपने क्या किया कि कोई और बुक उठा के पढ़ ली, एमबी को रख दिया, फिर एक हफ्ते तक आपने एमबी पढ़ी ही नहीं। तो ऐसे नहीं करना है आपको। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप 2 सेट या 3 सेट जो भी आप कर सकते हैं वो रेगुलरली हर दिन करना है एंड हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। इस केस में अलग बात है कि स्टेनो के केस में इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आते हैं तो इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग और जीएस को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। तो इसीलिए मैंने ये स्लाइड रखी कि आपको ये समझ में आ सके कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो प्लीज़ अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, शुरुआत करिए एटलीस्ट, कि आपके गोल की तरफ वो आपका पहला कदम होगा। तो प्लीज़ अपने ड्रीम को ड्रीम मत रहने दीजिए, उसको हासिल करिए। चलते हैं। नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स एंड काउंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये कि आपको लेना है वो एग्ज़ाम पेपर जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं या जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आपको करना क्या है कि आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं एंड आपको टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन डिवाइड करने हैं। आप ये काउंट करिए कि कितने टॉपिक में से कितने टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैंने एनालाइज़ किया जब अपने पेपर को, तो मैंने ये पाया कि जो एरर थी, मतलब एरर टॉपिक से आए 10 क्वेश्चन, फिर एक्टिव पैसिव यानी वॉइस वाले टॉपिक से आए 9 क्वेश्चन, फिर आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन जिससे आए 10 क्वेश्चन, फिर आता है क्लोज पैसेजेस जिसके 20 क्वेश्चन आए थे। 10+10 इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि जो एक पैसेज था उसी में 10 फिलअप्स होते हैं, तो वो एक पैसेज माना जाता है एंड 2 पैसेज आए थे इसका मतलब, और 10-10 क्वेश्चन थे उसमें। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन के आए थे 3 क्वेश्चन, इसमें टोटल क्वेश्चन 15 लिखा है मैंने,
यानी 5+5, ठीक है। जो क्लोज पैसेज था उसमें 5 क्वेश्चन थे, एंड ऐसे करके 3 क्लोज पैसेज पैसेज आए हुए थे। फिर हमारा है सिनोनिम्स, 3 सिनोनिम्स आए थे, एंटोनिम्स भी 5 आए थे। फिल इन द ब्लैंक्स जो आए थे मेरे में वो 8 आए थे। फिर नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो हमारे में 5 पूछा गया था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से हमारे 10 क्वेश्चन आए थे। पैरा जंबल कॉमनली नोन एज PQRS ABCD, बच्चे इसे इसी नाम से बुलाते हैं, तो इसकी जो संख्या थी वो 5 थी। एंड अदर्स, अगर आपके पेपर कोई अदर पेपर आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें ये एप्लीकेबल हो सकता है। मेरे में नहीं था इसलिए मैंने 0 लिखा हुआ है। तो टोटल 100 के इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आए थे, तो ऐसे ऐसे डिवाइडेड थे। तो पहले क्या करना है, आपको सारे टॉपिक को लिख लेना है, टॉपिक आगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को लिख लेना है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। अरेंज द टॉपिक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। आपको उन सारे टॉपिक्स को, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहले टॉपिक्स लिखा, उसके सामने उनके क्वेश्चन लिखे कि कितने कितने क्वेश्चन आए। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया कि उस सारे उन टॉपिक्स को मैंने जैसे हाईएस्ट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जिस टॉपिक से आए हैं वो सबसे पहले, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, लाइक हाई टू लो आपको जाना है, जैसे बड़े से छोटा, आप डिसेंडिंग ऑर्डर समझते होंगे आप। इस तरह से आपको टॉपिक लिख लेना है एंड उसके सामने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लिख लेना है। अब इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि जो इस पेपर में कौन से टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है या ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। तो जैसे मेरे पेपर में क्लोज पैसेजेस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। टोटल उसके 20 क्वेश्चन आए थे, कॉम्प्रीहेंशन के 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि जिस टॉपिक से जितने भी नंबर क्वेश्चन आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं उस अकॉर्डिंग मुझे उन्हें तैयार करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं कि क्लोज पैसेजेस में आए हैं 20 क्वेश्चन एंड आप तैयार करे ले रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, पूरे दिन आप यही याद करने में रखने में लगे हुए हैं एंड क्लोज पैसेजेस को आप देख तक नहीं रहे, क्योंकि वो बहुत बच्चों का वीक पॉइंट होता है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डू टॉपिक वाइज एनालिसिस, जैसे मैंने बोला कि आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस करना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं एंड वो क्वेश्चन कैसे हैं कैसे नहीं हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, जिस टॉपिक से जितने ज़्यादा क्वेश्चन, इसको उतनी इम्पोर्टेंस दीजिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे तैयारी करनी होती इस बार, तो मैं इसमें क्लोज पैसेजेस को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देती। एटलीस्ट मैं 5 क्लोज पैसेजेस तो दिन में करती ही, अगर ये मेरा वीक पॉइंट होता, एंड अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता तो 2 या 3 करती। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन भी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वाइड हैं। ये किसी भी टॉपिक से, किसी भी कहीं से, न्यूज़पेपर से, कहीं से भी उठा के आपको दे सकते हैं। एंड उसमें ज़रूरी है कि आप उसकी मीनिंग समझें, क्योंकि बिना मीनिंग समझे आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एंड फिर मैं देती सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को, फिर एरर्स, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर सो ऑन, ठीक है। जैसे देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन घटते जा रहे हैं। एक्टिव पैसिव 9, मान लीजिए नरेशन एंड वॉइस में सिर्फ एक क्वेश्चन का फ़र्क है, तो मैं इन दोनों को सेम इंपॉर्टेंस देती। फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल 5 है, इडियम्स फ्रेजेस 5 है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स 5 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको इंपॉर्टेंस देती। फोकस मेरा लेकिन रहता क्लोज पैसेजेस एंड कॉम्प्रीहेंशंस में। भाई जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स वो पूछ रहे हैं जिस टॉपिक से, तो वो मुझे तैयार होना ही चाहिए, वरना फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि गोल विदाउट स्ट्रैटेजी सिर्फ ये ड्रीम बन के रह जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है आपको कि जैसे आप टॉपिक उठाते हैं क्लोज पैसेजेस, ठीक है, तो आपको ये करना है कि अगर उसको आप 2 घंटे दे रहे हैं या 1 घंटा दे रहे हैं, तो आपको जो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स था तो उसमें 1-2 क्वेश्चन कम आए थे, तो आपको उससे कम से कम आधा घंटा देना है। मतलब रेशो समझिए, टाइम का रेशो समझिए कि जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को आपको ज़्यादा टाइम देना है, एंड जिसमें कम आ रहे हैं उस टॉपिक को आपको कम टाइम देना है। ये भी नहीं करना है कि जिसमें 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं, ये भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एसएससी अपने सिलेबस में सिर्फ टॉपिक देती है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नहीं बताती है। कि वो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज बताएगी कि मैं इंग्लिश मतलब उससे इंग्लिश में 100 पूछना है, रीजनिंग में 150 पूछना है, एंड जीएस में 50 पूछना है, बट वो ये नहीं बताएगी कि मैं इंग्लिश के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उनसे कितने क्वेश्चन वो पूछेगी।
नेक्स्ट है चेक इफ़ यू आर वीक इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप उस, जैसे कि क्लोज पैसेज है, ठीक है, आप उसमें बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपको समझ नहीं आता कि उसमें कैसे फिल करना है, कौन सा रूल लगाना है, तो आपको उसमें जितना ज़्यादा हो सके पहले उसे क्लियर करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, उसकी कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए, उसको क्लियर करिए, नेट पे सर्च करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज़ ये बहाना मत दीजिएगा कि आपको बुक नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, सब कुछ मिल जाएगा। अपने दोस्तों से बात करिए। इफ़ नॉट, डू रिविज़न ओनली। एंड अगर आपको लगता है कि आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत अच्छे से करते हैं, तो आप सिर्फ उसको रिवाइज़ करते रहिए डेली बेसिस पे, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर टॉपिक मिस हुआ है तो उसे पढ़िए। लाइक जब आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकता है जो आपको लगता है कि आपने इसको पढ़ा ही नहीं, या इससे कभी आप रूबरू ही नहीं हुए, मतलब आपको ये कहीं नहीं दिखा, ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल मिस हो गया है। तो आप कर क्या सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढ कर आप उसे पढ़ सकते हैं, आप उसके नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, आपको ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ पैराजंबल का, ठीक है। जैसे मेरे पेपर में पैराजंबल के आई थिंक 5 क्वेश्चन आए थे। तो आपको ये देखना है कि जैसे कुछ क्वेश्चन हो, जैसे पहला टाइप होता है पैराजंबल का, उसमें जो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन वो ऑलरेडी दिए होते हैं। आपको करना क्या होता है कि सिर्फ बीच की लाइन्स अरेंज करनी रहती हैं। ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है कि आपको जैसे 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हें आपको अरेंज करना है। तो मेरे में जैसे आया था कि पहला वाला वो ऑलरेडी अरेंज था, सही था, लास्ट के 3 मुझे अरेंज करने थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप इसमें आता है, जैसे आई थिंक सिर्फ शायद लास्ट दिया हो या पहले के 3 आपको अरेंज करने हैं। ऐसे ऐसे करके मतलब आप इसमें भी टाइप्स ढूंढ सकते हैं। तो आपको देखना ये है कि आखिर इस पर्टिकुलर पेपर में वो क्वेश्चन पूछ कैसे रही है एसएससी। मतलब एसएससी आपको क्या आपकी क्या चीज़ टेस्ट करना चाह रही है, आपका कौन सा पावर टेस्ट करना चाह रही है, या कौन सी चीज़ आपसे पूछना चाह रही है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, एंड वो क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने किया है या नहीं किया है, या मुझे ज़रूरत है करने की, या मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप उसकी बुक लीजिए, या बहुत अच्छे से उसको तैयार करिए, ठीक है। एंड उसके याद रखिएगा, उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे आप मैथ्स में करते हैं कि सारे टाइप के क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही इसमें भी आपको करना क्या है कि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन याद रखने हैं। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से। आपको क्या करना है, एग्जामिन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, ठीक है। आपको क्वेश्चन का लेवल देखना है कि आखिर लेवल क्या है क्वेश्चन का। देखिए पहला लेवल हो सकता है जो इजी, मतलब इजी इन सेंस कि जो बच्चा बिल्कुल ही नहीं पता उसको कि इंग्लिश का ई भी नहीं पता, हो सकता है वो ना कर पाए, ठीक है। वरना और जो बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं या जिनकी थोड़ी भी तैयारी है, तो वो कर लेंगे। एवरी स्टूडेंट कैन डू इट। मतलब ये मान के चलिए अगर इजी क्वेश्चन आया है तो उसको आउट ऑफ 100 अगर हम मानते हैं तो अप्रॉक्स 95 बच्चे कर सकते हैं, 5 भले ना कर पाएँ, ठीक है। फिर दूसरा हमारा टाइप है मॉडरेट, यानी कि मीडियम लेवल का। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो मॉडरेट लेवल का है, तो ओनली स्टूडेंट हुज कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, ठीक है, वही स्टूडेंट कर सकेंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ फिर से, जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा वो सिर्फ वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्वेश्चन का, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जो बिल्कुल ही पढ़ते नहीं हैं एंड जो बिल्कुल रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं। थर्ड हमारा है हार्ड लेवल, ठीक है, हार्ड या टफ लेवल जो आप कहते हैं। तो इसको तो देखिए यही क्वेश्चंस होते हैं, देखिए इजी और मॉडरेट तो लगभग हर बच्चा करता है, ठीक है। जो चीज़ डिसाइड करती है कि आप उसमें आपको और बच्चों से एज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ है हार्ड क्वेश्चन। जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि आप और बच्चों से ऊपर हैं या नीचे हैं। तो इसको जो करते हैं वो सिर्फ जो एक्सपीरियंस्ड बच्चे होते हैं, जिन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार वही पेपर दे रखा हो और उनको इतना आइडिया हो पेपर का कि इसको कैसे करना है, कितना टाइम मैनेज करना है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा
कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। एंड स्ट्रॉन्ग क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसका बेस एंड कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े वाला स्ट्रॉन्ग होगा वो कह सकते हैं। एंड जिसका शार्प माइंड, लाइक कोई बच्चे होते हैं कि जो अप्लाई बहुत अच्छे से करते हैं कोई चीज़, ठीक है, जो रट्टा ना मार के वो बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हैं। एंड ग्रेट टाइम मैनेजमेंट, जिन बच्चों के पास बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट है, मैं बता रही हूँ आपको कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो जो प्रेशर लेवल होता है वो तो एकदम मतलब बलून की तरह हो चुका होता है, कभी भी फट सकता है, ठीक है। इसलिए आपको इतना टाइम मैनेज करना पड़ता है वहाँ पे कि ऐसा भी ना हो कि आप एक क्वेश्चन देख ना पाएँ एंड वो छूट जाए, बाद में सिर्फ रोने को रहता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से ये सीखा था, इसलिए मैंने सेकंड में बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज किया था। मुझे मेरे मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एंड अगर मुझे नहीं आता है तो मैं उसको मार्क ज़रूर कर दूँगी, लेकिन ये नहीं करना है कि मैं बिल्कुल ही नहीं देख रही हूँ और बिल्कुल ही उसको अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, 3 लेवल हैं जो आपको क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है। और आपको ये भी डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि अगर मैं हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ तो डैट मीन्स कि मेरा जो बेस है या कॉन्सेप्ट है वो अभी उतना क्लियर नहीं हुआ है जितना और बच्चों का हुआ है। तो आपको मेहनत करनी है। आपका जो कंपटीशन होता है वो आपकी कोचिंग के बच्चों या और आसपास के बच्चों से नहीं होता है, आपका जो कंपटीशन होता है वो और हाई मार्क्स वाले बच्चों से होता है। तो ये मत सोचिएगा कि आप 2 लोगों से आगे हैं तो आप बहुत आगे हैं। बाहर निकल के देखिए बेटा, आपको बहुत बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पीछे छोड़ देंगे, ठीक है। इस गलतफ़हमी में कभी भी मत रहिएगा। तो एनालाइज़ करिएगा इस बेसिस पे क्वेश्चंस को एंड देखिएगा कि आप किस लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एंड अगर इजी कर पा रहे हैं, मॉडरेट नहीं कर पा रहे हैं या हार्ड नहीं कर पा रहे तो आपको और मेहनत की ज़रूरत है। एंड आप अगर मॉडरेट भी कर रहे हैं तो उन बच्चों को थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है ना, आप हार्ड वाले भी क्वेश्चन कर लेंगे। एंड ईज़ी वाले को आई मस्ट से कि जो ईज़ी वाले बच्चे हैं ईज़ी लेवल के, तो जो सोचते हैं कि मैं तो एवं ही कर लूँगा, मुझे तो क्वेश्चन को देखने की भी ज़रूरत नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। आपको और मेहनत करनी है, आपको मॉडरेट वाले भी क्वेश्चन करने हैं, आपको हार्ड वाले भी करने, तभी आप 160 अबव 170 अबव जाने की सोचिएगा, वरना मत सोचिएगा। नेक्स्ट जो मेरा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको देखना क्या है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो आ भी रहे हैं या नहीं। लाइक आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, जैसे आपने कोई बुक ली, जैसे एसपी बख्शी में लेती हूँ कि उसमें से आपने पढ़ा कोई टॉपिक, मान लीजिए जैसे प्रीवियस ईयर्स की एरर्स दी हुई हैं उसमें कुछ, तो जैसे आपने वो उठा के पढ़ा, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं है कि एसएससी जो एरर है वो रिपीट करेगी इसलिए आप वो पढ़िए, नहीं। आप एरर्स इसलिए पढ़िए ताकि आपको टाइप्स पता चल सकें कि कितनी टाइप्स में और कितनी ज़्यादा मात्रा में आपको वो एरर घुमा के या कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि ये देखना है कि जो क्वेश्चन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उस टाइप के। अगर नहीं आ रहे हैं तो डैट मीन्स आपको अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा है, क्या आपका पढ़ा कुछ आया है। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको देखना ये है कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, वो कुछ पेपर में आ भी रहा है या सिर्फ आप पढ़ ही जा रहे हैं। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे रिलेटेड देखें, अच्छा उससे रिलेटेड भी कुछ आ रहा है, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन लाइक मॉक टेस्ट, लाइक जैसे आप कोई पेपर देखते हैं तो उसके जो क्वेश्चन है आप उसको मॉक टेस्ट टाइप ही करने की कोशिश करिए। जैसे आप कोई पेपर में नोट कर लिया आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस एंड आप ओएमआर की तरह सॉल्व कर रहे हैं, आप टिक लगाते जाइए वरना ऑप्शन लिखते जाइए, फिर उसके बाद में देखिए टोटल मार्क्स कैलकुलेट करिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड देखिए कितने नंबर आ रहे हैं आपके, ठीक है। एंड उस पेपर में या उस एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ गई थी बच्चों की। चेक इफ़ यू आर एबल टू अप्लाई दोज रूल्स ऑन देम, एंड ये भी देखिए कि जो रूल्स आप पढ़ रहे हैं या जो
चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, आप उसको उन क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो हमारे दिमाग से सब कुछ उड़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप चाहिए तो इन सब स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उसको बार बार देखिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि आपको जो चीज़ चाहिए आपको वो चीज़ मिले। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जागो एसएससी एस्पिरेंट्स जागो। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि सब कुछ करना आप ही को है। मैं बता सकती हूँ कि एनालाइज़ कैसे करना है, मैं ये भी बता सकती हूँ कि मैं एनालाइज़ करके दिखा भी सकती हूँ कि पेपर को कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, अटेम्प्ट कैसे करते हैं, मैं सब कुछ बता सकती हूँ, बट लास्ट में करना आप ही को है। तो जागिए एंड अपना पोटेंशियल पहचानिए, अपनी पावर पहचानिए एंड अपना पूरा बेस्ट उसमें देने की कोशिश करिए। इनर मोटिवेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आउटर मोटिवेशन के कंपैरिजन में। तो आपको रोज़ रोज़ कोई मोटिवेट कर रहा है, आप कोई वीडियो देख रहे हैं मोटिवेट हो रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, बट इनर मोटिवेशन वो रीज़न पहचानने की कोशिश करिए जिस वजह से आप इस तैयारी में आए, या आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है, एक जॉब लेनी है। तो उस चीज़ को बार बार याद करने की कोशिश करिएगा कि आपको ये एग्ज़ाम किस लिए क्वालिफ़ाई करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे एंड प्लीज़ एक पेपर एनालाइज़ करके देखिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को काउंट करिए, उनको करेक्ट करिए एंड मैं वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगी। मुझे टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बच्चों तक। एंड मैं भी आपके जैसे एक स्टूडेंट ही थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाई, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चा रह ना जाए जिसको हेल्प ना मिले। तो प्लीज़ आप देखिए एंड इससे कुछ सीखिए, कुछ और इसमें ऐड करने की ज़रूरत हो तो कमेंट में बताइए एंड और किस टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊँ वो भी प्लीज़ आप सजेस्ट करिए, ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो एंड आपका भी टाइम ना वेस्ट हो, तो मैं जल्दी ये वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा।